5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को इस देश में मिनी आम चुनाव भी कहा जा रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव के पहले ये सबसे बड़े चुनाव हैं। 5 में से 3 तो राज्य हिंदी इलाके के बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दिखने में इनके मुकाबले छोटा दिखता है, लेकिन बहुत से छोटे राज्यों से बड़ा राज्य है। तो इनमें लगातार अभी चुनाव अभियान चल रहा है, अखबार के पन्नों पे भी चल रहा है, आम सभाओं में चल रहा है, रोज़ तरह तरह की घोषणाओं में चल रहा है। इन राज्यों में लगातार सरकारें मंत्रिमंडल की बैठकें कर रही हैं, उनमें तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं। वहाँ फैसले लिए जा रहे हैं कि किसकी तनख्वाह बढ़ाएं, किसका भत्ता बढ़ाएं, किसको पुरानी पेंशन दें, कौन सी योजना लागू करें। दोनों ही बड़ी पार्टियां जो हैं, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोटे तौर पर आमने सामने हैं, इनके बड़े नेता जब आते हैं, अमित शाह आए, प्रधानमंत्री आए, खड़गे, राहुल, प्रियंका जो भी आए, उनके आने पे उनके मंचों से बड़े बड़े कार्यक्रमों की घोषणा हो रही है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वो सरकारी कार्यक्रमों की घोषणा कर रही है, जो पार्टी विपक्ष में है वो वहाँ पर चुनावी वायदों की घोषणा कर रही है। और मोदी तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हैं ही, तो वो जब आते हैं तो अभी चूंकि आचार संहिता नहीं लगी है, इसलिए वो भी अपनी तरफ से बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करते हैं, शिलान्यास, भूमि पूजन, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, जो उस राज्य के लिए भी होती हैं, देश भर के लिए भी होती है। तो ये एक दौर चल रहा है। जैसे मान लीजिए क्रिसमस के वक्त सांता क्लॉज आता है, जो कहानी है ईसाइयों के बीच, जो कहानी चलती है कि बच्चों के लिए तोहफे लेके एक लाल कपड़ों वाला मोटा सा बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला टोपी लगाकर सांता क्लॉज आता है। कुछ उसी तरह से मोदी भी आते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी आते हैं। दाढ़ी किसी की सांता क्लॉज जैसी है, किसी की नहीं है, लेकिन तोहफे सब उसी तरह से लाने की मुनादी करते हैं। मैंने अपने अखबार में सरकारी योजनाओं से लोगों को जो फ़ायदा होता है या लोगों के फ़ायदे के लिए जो सरकारी योजनाएं रहती है, उनको तोहफ़ा लिखने के लिए मना किया हुआ है। किस चीज़ का तोहफ़ा है? ये तो जनता का ही पैसा है, जो जनता को किसी तरह से दिया जा रहा है। जो बहुत गरीब हैं उनको अनाज की शक्ल में दिया जा रहा है, जो मजदूर हैं उनको मनरेगा जैसी योजना में दिया जा रहा है, किसी को इलाज मिल रहा है, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। तोहफा कुछ नहीं है। तोहफा उस दिन होगा जिस दिन कोई राजनीतिक दल अपने पार्टी फंड से निकाल कर जनता को देंगे, वो तोहफा होगा। तोहफा वो होगा जब कोई बड़ा नेता अपने चुनाव क्षेत्र में अपने जेब से निकाल कर पैसा देगा। जैसा इंदौर में अभी कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की है कि जिस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को 1 वोट भी नहीं मिलेगा, वो वहाँ के अपने मंडल अध्यक्ष को 51,000 रुपया उस बूथ के नाम पर देंगे। ये हो सकता है अपने जेब का हो पैसा, ये तोहफा हो सकता है। अब वो तोहफा चुनावी नियमों के मुताबिक सही है या नहीं है, वो एक अलग बात है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इस पे ज़रूर जा रहा हूँ कि चुनावों को लेकर जितने तरह की घोषणाएं होती है, जनता को जितने तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं या सचमुच ही उनको कुछ दिया जाता है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले रेवड़ी कहा था। ये कहा था कि ये रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा। कई लोगों को लगता है मोदी अकेले नहीं हैं, मोदी के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो उनकी बाकी नीतियों से सहमत नहीं हैं, उनको भी लगता है कि मोदी इस बारे में सही कह रहे हैं कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकारें जितनी घोषणाएं करती हैं या जो पार्टी मुकाबले में है वो सत्ता में आने पर जितने किस्म के वायदे करती है, ये देश को डुबाने वाला काम है, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। मैं इसके बारे में न तो रेवड़ी कह रहा, न डुबाने वाला कह रहा, न तोहफा कह रहा। सारे फैसले अलग अलग किस्म के रहते हैं। फैसले सचमुच ही जन कल्याणकारी रहते हैं, जिनका होना जनता के लिए भले का रहता है। कुछ फैसले लोगों को लुभाने के लिए रहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी कीमत सरकार को देनी पड़ती है, जो कि अच्छे नहीं रहते। मैं ऐसे कुछ फैसलों के ऊपर भी आऊँगा अभी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें
तो जो देश भर में जो चुनावी घोषणाएं चल रही है, इनके खिलाफ एक जागरूकता का अभियान भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, शायद वो बीजेपी के करीबी हैं, अश्विनी उपाध्याय। वो बहुत सारे जनहित के मुद्दों को लेकर पीआईएल लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उनके लगाए हुए बहुत से मामलों में बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी दे चुका है। तो वो गंभीर व्यक्ति हैं, वो नॉन सीरियस नहीं है। उनकी सोच से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन वो शोहरत पाने के लिए पीआईएल लगाने वाले कम दिखते हैं, गंभीर मुद्दों को लेकर जनहित याचिका लगाने वाले ज़्यादा दिखते हैं। अभी उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाकर कि चुनावी घोषणाओं के तहत राजनीतिक दल जनता को मुफ्त में जो तोहफे देते हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है, उसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का पहली नज़र में ये मानना है कि ये राजनीतिक मामला है, इसमें अदालती दखल के बजाय बेहतर यह होगा कि केंद्र सरकार तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुला के इस पे विचार करे। सर्वदलीय बैठक देश के कई मुद्दों पर होती है, इस मुद्दे पर भी हो जाए तो क्या बुरा है। तो इसके साथ साथ हमको ये समझने की ज़रूरत है कि राज्य सरकारें जो कि अपने बजट से ये पैसा देती हैं या ऐसी योजनाओं के लिए, या फिर विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में आने के लिए जनता से ऐसे वायदे करती है, जैसे वायदे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल पहले चुनाव अभियान के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में किए थे। उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, जो कि उन्होंने किया। शायद 11,000 करोड़ रुपए उसके लगे थे, किया उन्होंने ये कहा था कि हम किसानों का धान इस दाम पर खरीदेंगे, इतना क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, वो किया। आज अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत की कोई उम्मीद दिखती है तो उसकी बड़ी बुनियाद इन्हीं 2 घोषणाओं पे टिकी हुई है। लेकिन सरकार वहाँ पे थमी नहीं थी। सरकार ने उसके बाद से तकरीबन इन पूरे 5 साल तकरीबन हर महीने कोई न कोई घोषणा की है, कोई न कोई कार्यक्रम लागू किया है। उसकी लागत क्या है, उसकी उत्पादकता क्या है, उससे जनता का भला क्या होता है, ये किस कीमत पर किया जा रहा है, ये एक अलग आर्थिक विश्लेषण का मामला है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे पहलुओं पे ज़रूर जा रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि चुनावी घोषणाओं में कितना खर्च करना चाहिए। सरकार जो बनाने के बाद अपने बजट का पैसा इन घोषणाओं पर खर्च करती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस जीत कर आई, पिछला विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले का। वहाँ चुनावी घोषणाओं में से 5 घोषणाओं को पूरा करने में सरकार का पूरा बजट खत्म हो गया। सरकार ने कह दिया कि बाकी घोषणाओं को हम इस साल पूरा नहीं कर सकेंगे, आगे पूरा करेंगे। सरकार 5 साल के लिए चुनकर आती है, उनके पास अभी वक्त बाकी है। लेकिन कर्नाटक जैसे संपन्न प्रदेश की हालत ये हो गई है कि सरकार का पूरा बजट 5 घोषणाओं को पूरा करने में ख़त्म हो गया है इस साल का, ऐसा सरकार का कहना है वहाँ पे। दूसरी बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है और नहीं भी कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जानकारी में अभी लाया जा रहा है जिसको, और जो हकीकत है वो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यही जो रेवड़ी की भाषा बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की अपनी पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह अपने को मामा कहते हैं, हर महिला को बहन कहते हैं, हर लड़की को भांजी कहते हैं। एक ऐसा रिश्ता उन्होंने बना के रखा हुआ है लोगों के साथ में। वोटर इस रिश्ते को निभाएंगे कि नहीं इस बार मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वो रिश्ते की जुबान में बात करते हैं। तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं। कोई लाडली बहना योजना उन्होंने घोषणा की है जिसमें महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, और कई तरह का होगा। मैं ठीक से देख भी नहीं पाता हूँ कि कौन सा प्रदेश कितनी घोषणाएं कर रहा है। मेरे अपने शहर में छत्तीसगढ़ में जो अखबार मुझको देखने मिलते हैं, उन अखबारों में जो बड़े 5-6 अखबार हैं जिनमें सरकारें विज्ञापन देने में भरोसा करती हैं, हमारा अखबार उसमें शामिल नहीं है। तो उन अखबारों के पन्ने देखता हूँ मैं, तो 2 पन्ने
मध्य प्रदेश के सरकार के इश्तहार के हैं, जो कि समाचार जैसे दिखते हैं, इश्तहार जैसे दिखते नहीं हैं। एक कोने में कहीं छोटा सा एक ऐसा शब्द लिखा रहता है जिसका 90% वोटर कोई मतलब नहीं निकाल सकते। वो मान के चलते हैं ये समाचार है, ये अखबार के समाचार के पन्ने हैं। खैर, वो उन अखबारों की अपनी सोच है कि उनके नीति सिद्धांत समाचार और विज्ञापन में फ़र्क करने वाले होने चाहिए कि नहीं, एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं देखता हूँ रोज़ मध्य प्रदेश के 2 पेज, रोज़ राजस्थान के 2 पेज। छत्तीसगढ़ का कोई भी पाठक वहाँ वोट डालने जाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के सामने परोसा जा रहा है। राजस्थान को परोसा जा रहा है, मध्य प्रदेश को परोसा जा रहा है, कर्नाटक के इश्तहार हिंदी में यहाँ छपवाए जा रहे हैं, यूपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार के विज्ञापन यहाँ पे छपवाए जा रहे हैं, पंजाब के विज्ञापन हिंदी में यहाँ छपवाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी यहाँ तो विज्ञापन नहीं छपवा सकती, पार्टी के पास पैसा नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, पंजाब की उपलब्धियों, पंजाब के कार्यक्रमों, पंजाब की हम उसको तोहफा कहें, रेवड़ी कहें, जन कल्याणकारी कार्यक्रम कहें, जो भी कहें, उसके विज्ञापन पंजाब के पूरे पन्ने के इश्तहार यहाँ छपते हैं। और प्रदेश मैंने गिना दिए, और भी कई प्रदेशों के छपते होंगे। पाठक थक जाते हैं उतने पन्नों के इश्तहार देखकर, पढ़ कोई नहीं सकता। विज्ञापन जो लेते हैं अखबार वाले, वो जरूर सरकार को भरोसा दिलाते होंगे कि इसका बहुत असर होता होगा। जो मध्य प्रदेश के विज्ञापन यहाँ पे रोज छप रहे हैं, उनका कर्ज जो है मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च है। ऐसा मैंने अभी पढ़ा है वहाँ मध्य प्रदेश के अखबारों में कि पिछले 8-10 दिनों में 4 बार कर्ज लिया है शिवराज सरकार ने। शायद ये लाडली बहना योजना के लिए लिया है, किसी और के लिए लिया है। तो एमपी गजब है, 4 लाख करोड़ का कर्ज लेकर मामा रेवड़ी बांट रहा है या मामा राखी का भुगतान कर रहा है, क्या कर रहा है उसको वो जाने। राजस्थान 5.37 लाख करोड़, संख्या को आपको लिखने में दिक्कत भी होगी, बहुत कम लोग सही संख्या में शून्य लगा पाएंगे। आप भी अपने घर में बच्चों को होमवर्क दे के लिखवा सकते हैं, 5.37 लाख करोड़ लिख के दिखाओ। इतना कर्ज हो गया है राजस्थान के ऊपर। एक जानकारी मेरी ये है कि देश में पंजाब के बाद राजस्थान सबसे अधिक कर्ज में है। रोज घोषणा हो रही है, रोज तरह तरह के इलाज की घोषणा, रोज तरह तरह स्कॉलरशिप की घोषणा। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, कोई राजस्थान के मंत्री एक इश्तहार में बता रहे थे हर महिला के खाते में 500 रुपया इस योजना का जा रहा है हर महीने, कुछ बतलाते हैं। यही चल रहा है पूरा। अब सवाल यह है कि जिसको फ्रीबीज कहा जाता है, जो फ्री में दिया जाता है जनता को, जो रहता फ्री में कुछ नहीं है। सरकारों के पास पैसा अपने जेब का नहीं आता है, पूरा का पूरा पैसा जनता का, जनता के हक का है, जनता के टैक्स का है, जनता की संपत्ति पे की हुई कमाई का है। ऐसा ही पैसा पूरा है, कोई फ्री का कुछ नहीं है, लेकिन शब्द उसके लिए फ्रीबीज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे फ्रीबीज, ऐसी रेवड़ी, इन घोषणाओं का क्या किया जाए? क्या देश का संघीय ढांचा जो है, क्या वो केंद्र सरकार को कोई ऐसा अधिकार देता है कि राज्य सरकारों को कहे कि तुम कर्ज में डूब रहे हो, मत करो इस काम को? आपको याद होगा मनमोहन सिंह के समय तक, 2014 के पहले, एक योजना आयोग होता था देश में। राज्य जाते थे योजना आयोग की बैठक में, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे योजना आयोग के, एक उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह के समय मोन्तेक सिंह अहलूवालिया, वो उसका रोजाना का कामकाज देखते थे। देश के हर राज्य बारी बारी से अपने तय दिनों पर जाकर वहाँ अपनी योजनाएं बताते थे, केंद्र सरकार से किस योजना के लिए कितना पैसा मिल सकता था इसकी कोशिश करते थे, नई नई परियोजनाएं अपने राज्य में मंजूर करवाते थे केंद्र की। ऐसी एक एक्सरसाइज चलती थी, उसमें बड़े बड़े आर्थिक सलाहकार, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे थे योजना आयोग में। वो राज्यों को सलाह भी देते थे कि आपका स्थापना व्यय
यानी राज्य सरकार का अपने कर्मचारियों पर तनख्वाह, बिजली का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, भत्तों का खर्चा, मकान भाड़ा, ये सब इतना हो गया है। कितना? छत्तीसगढ़ जब शुरू हुआ था शायद 40-45% के बीच था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी हो सकता है 60% हो गया हो, वो मुझको अभी नहीं मालूम है। बहुत सारे राज्य स्थापना व्यय में डूब जाते हैं, इतने कर्मचारी भर लेते हैं, इतनी तनख्वाह हो जाती है, इतनी पेंशन हो जाती है, पेट्रोल डीजल बिजली सब चीज़ इतना हो जाता है कि उसी में सरकारें डूब जाती हैं। तो ये हाल इस देश में राज्यों की अर्थव्यवस्था का है। तो केंद्र सरकार की कोई संवैधानिक ताकत ऐसी नहीं है कि वो राज्यों को कह सके कि आप इस काम को नहीं कर सकते। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ नीतियों से नाराज होकर तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कई महीने पहले ये कहा था। उनसे किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, आप उनको सुनते क्यों नहीं हैं? तो तमिलनाडु की वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री होते कौन है बोलने वाले? उनको संविधान ने कौन सा हक दिया है राज्यों को बतलाने का? और तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भारत सरकार की अर्थव्यवस्था से बेहतर है, वो हमको क्या सिखाएंगे? हम उनको सिखा सकते हैं। तो वित्त मंत्री ने सरकार को, केंद्र सरकार को अपनी जगह दिखा दी थी, उसमें उनकी बात के खिलाफ किसी ने कुछ कहा नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि राज्यों की स्वायत्तता इतनी है, होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब राज्य लगातार लुभावने वायदों में जुट जा रहे हैं, जब वो लगातार फ्रीबीज, तोहफे, रेवड़ी, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, गरीब जनता की मदद, उसको इलाज, पढ़ाई में मदद, कहीं भांजी बहन, लाडली बहना, जो चाहे वो कर रहे हैं, उसका अंत क्या होना चाहिए? उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? अगर सरकार के पास 100 रुपये है तो ये लुभावने कार्यक्रम कितने होने चाहिए? क्या इसके बारे में कोई सोच रहे हैं? मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ, जिनको अर्थव्यवस्था की जानकारी मुझसे कम है उनके लिए, मुझसे ज़्यादा जानकारी वाले बहुत लोग हैं, उनके लिए मेरी बात काम की नहीं है। किसी भी राज्य का जो बजट रहता है, उस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार अपने ऊपर खर्च करती है। इसलिए खर्च करती है कि उसके बाद बचे हुए छोटे से हिस्से को खर्च कर सके। यानी आप ये मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा सरकार अपने ऊपर खर्च करती है किसी भी राज्य में, 60, 70, 80% भी होगा किसी किसी राज्य में खर्च करती है। इसके बाद बचा हुआ पैसा जो है उसको लुभावने कार्यक्रमों में खर्च करने की होड़ लगी हुई है। मैं किसी भी एक कार्यक्रम के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी एक सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको इस हकीकत को समझने में थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है उतनी मदद कर रहा हूँ। तो सरकार उसके बाद लुभावने कार्यक्रमों पे खर्च करती है ताकि वोटरों के अलग अलग तबके को लुभाया जा सके। किसानों को लुभाया जा सके, मजदूरों को लुभाया जा सके, छात्रों को लुभाया जा सके, महिलाओं को लुभाया जा सके, मितानिन को लुभाया जा सके, आशा वर्कर को लुभाया जा सके, बहनों को, भांजी को, शादी करने वालों को, भत्ता पाने वाले बेरोजगारों को, अलग अलग तबकों को रुझाया जा सके, ऐसा खर्च होता है। अब राज्य के विकास के लिए, राज्य के दीर्घकालीन विकास के लिए हाईवे बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, बांध बनाने हैं, बड़े 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 बिजली घर बनाने हैं, ऐसे बड़े बड़े जो काम करने हैं, इनके लिए कितना पैसा बचता है किसी सरकार के बजट में? कोई नेता आपको मिले जो जानकार हो तो उससे पूछिएगा, कोई अफसर मिले उससे पूछिएगा कि आपके बजट में जो योजना के जो काम हैं उनके लिए कितना फीसदी पैसा है, कितना फीसदी पैसा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में आप बांट रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा सरकारी अमले पर खर्च कर रहे हैं। इसको पूछ के देखिएगा आप, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। निर्वाचित सरकार का हक है कि अगर उसके पास 100 रुपये हैं, 50 रुपये अपने अमले पे खर्च कर दे, 50 रुपये जन कल्याणकारी कार्यों पे खर्च कर दे, कोई नया ढांचा ना बनाए राज्य के विकास का, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोई दीर्घकालीन योजना ना बनाए, उनके ऊपर कोई कानूनी रोक नहीं है ऐसा करने से।
वो कर सकते हैं, क्योंकि उन हिस्से तो कुल 5 बरस का कार्यकाल आया है, तो वो क्यों 15 साल की कोई योजना बनाए। ऐसा ही अगर नेहरू ने, इंदिरा ने किया होता तो इसरो कभी बना ही नहीं होता, एम्स, आईआईटी कभी बने ही नहीं होते। इन सब में तो 5 साल तो केवल पैसा लगता ही है, कोई फायदा नहीं मिलता है इनका तुरंत। कोई आईआईएम नहीं बने होते, कोई देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम नहीं बना होता ऐसा, अगर उन्होंने दूर की न सोची होती तो। इसलिए आपकी राज्य सरकार जो भी है, उससे आपको ये समझना चाहिए कि आपके दूर के कार्यक्रम क्या हैं, 15, 20 साल, 25 साल के बाद के कार्यक्रम क्या हैं, कि आपके सारे ही कार्यक्रम अगले चुनाव के पहले के हैं। और अगला चुनाव भी इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव, उसके 6 महीने बाद पंचायत और म्यूनिसिपल के चुनाव, तो 1.5 साल पूरा चुनावों में निकल जाता है राज्य का, पूरा 1.5 साल। कई राज्यों में ये और बिखरे हुए होंगे, 1-1 साल बाद होंगे, तो पता लगेगा उनका 3 साल 4 साल चुनावी सोच में निकल गया, चुनावी घोषणाओं में निकल गया। अभी हालत यह है कि दिल्ली राज्य, जो कि एक शहर का राज्य है, वहाँ की एक बड़ी योजना है जिसमें केजरीवाल सरकार ने कह दिया केंद्र सरकार से कि हम इसमें अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि आपने पिछले 2 साल में, 3 साल में कितने विज्ञापन छपवाए हैं, जरा उसको दिखाओ, हम उस खर्चे को देखते हैं। कि आपके पास जन कल्याण की एक सार्वजनिक उपयोग की योजना के लिए पैसा नहीं है और इश्तहार छपवाने को पैसा है, तो कोर्ट ने नोटिस देके दिल्ली सरकार के वकील से मांग लिया है कि आपने कितने इश्तहार छपवाए हैं, उसका हिसाब दीजिए। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सहित कांग्रेस के बहुत सारे राज्यों ने ये घोषणा की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम के समय का जो पैसा आपके पास जमा है, वो पैसा हमको वापस करो। हमको ये नई पेंशन स्कीम जो है, ये हमको नहीं चाहिए, जो कि कब लागू हुई थी? मनमोहन सिंह के समय। अटल बिहारी जा रहे थे, मनमोहन सिंह आ रहे थे, उसी दौरान ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। छत्तीसगढ़ ने अपना पैसा वापस मांगा है कि हम अपना पेंशन खुद ही देखेंगे, आप पैसा वापस करो। इसके बारे में अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप में इतनी बड़ी चट्टान है कि इसको जिस जहाज से बांधा जाएगा वो जहाज को डुबा देगी। ये मोंतेक सिंह अहलूवालिया, जो कि मनमोहन सिंह के सबसे करीबी आर्थिक सलाहकार थे, सहयोगी थे, उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने औपचारिक रूप से ये कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश को जिंदा नहीं रहने देगी, 10, 15, 20 साल के भीतर इस देश को खत्म कर देगी, इस देश को डुबा देगी। लेकिन कांग्रेस ने ये तय किया, हिमाचल चुनाव के पहले तय किया, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की शायद 3.25 करोड़ के आसपास की जो आबादी है, उसमें 5-10 लाख लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको इससे फ़ायदा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम से, उनको पेंशन ज़्यादा मिलेगी। तो उनके भले के लिए सरकार ने ये घोषणा की है। सबका भला होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? क्या देश का 10 साल बाद, 15 साल बाद दिवाला निकल जाए, इस कीमत पर भी 5-5 साल के टुकड़ों में ऐसे फैसले लेने चाहिए कि हमारा 5 साल का कार्यकाल निकल जाए, हम एक बार और चुनाव जीत कर आ जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने घोषणा कर दी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम देंगे। कोई जो भी हिसाब किताब रहता होगा केंद्र और राज्य के बीच का, छत्तीसगढ़ ने पैसा अपना वापस भी मांगा है कि ये पैसा हमको वापस दिया जाए। और कांग्रेस के ही सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह के सबसे बड़े सलाहकार मोंतेक सिंह अहलूवालिया साफ साफ बोल चुके हैं
कि ओल्ड पेंशन स्कीम में देश डूब जाएगा, इसका दिवाला निकल जाएगा। ये एक बड़ा लुभावना वायदा है इस चुनाव में। अगर बाकी चीज़ें रेवड़ी हैं तो ये करीब 20-25 क्विंटल का रेवड़ा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि चुनाव के जो वायदे हैं, ये चुनाव भी जीतना है, 6 महीने बाद का लोकसभा भी चुनाव जीतना है। जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात होती है, मैं उसके पक्ष में हूँ। कांग्रेस के कोई लोग पक्ष में नहीं है, भाजपा के सब लोग पक्ष में हैं। मैं उस चुनाव के पक्ष में हूँ, इसलिए कि 5 साल में जितने वायदे करने हैं एक साथ करके छुट्टी पाओ, उसके बाद 5 साल सरकार चलाओ, एक कड़ा अनुशासन रखो, वित्तीय अनुशासन रखो। लोगों को आज खुश कर देना ठीक नहीं है। लोगों की सेहत, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत लंबे समय तक देख के चलना चाहिए। आज अगर आप कहेंगे तो एकता कपूर के सीरियल, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, लोगों का बस चले तो 24 घंटे वो चिप्स खाते खाते सोफा पे बैठकर ऐसे ही कार्यक्रम देखते रहें, लेकिन क्या वो सेहत के लिए ठीक है? ये कार्यक्रम लुभावने बहुत हैं, मनोरंजक हैं, लोगों को बांध लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इडियट बना देते हैं लोगों को, जैसा कि इडियट बॉक्स कहा जाता है टीवी को। लेकिन क्या वो सचमुच अच्छे हैं? या लोगों को लंबी ज़िंदगी को देखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सच को समझने के लिए, हकीकत को समझने के लिए कुछ और चैनल भी देखने हैं, चैनलों से परे कुछ और काम भी करना है। आज का माहौल जो है, इसमें जब तक चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू नहीं होगी तब तक आपको अखबारों में पिछले महीनों से ऐसे इश्तहार चले आ रहे हैं। टीवी आप चालू करेंगे तो सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान के मिला के जितने देर इश्तहार नहीं दिखाते हैं उतने देर 2-3 पार्टियां दिखा देती हैं 2-3 राज्यों में इश्तहार। ये पैसा आप ही की जेब से जा रहा है। ये पैसा आप ही के बच्चों की बड़ी कॉलेज, बड़ी स्कूल, बड़े अस्पताल आपके लिए, वृद्धाश्रम आपके बूढ़े माँ बाप के लिए, उन्हीं के हक का पैसा है ये जो इश्तहारों पे खर्च हो रहा है। उन्हीं के हक का पैसा है जो लुभावने कार्यक्रमों पे खर्च हो रहा है। सरकार की कोई जेब नहीं है, एक एक पैसा जनता से वसूला हुआ है। तो ये इस पे बात होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि किसी प्रदेश के बजट का कितना हिस्सा लुभावने कार्यक्रमों के लिए रखा जाए, कितना हिस्सा ढांचागत योजनाओं के लिए रखा जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था 5 साल के बाद भी बढ़े, जिससे कि ऐसा आईआईटी जैसा एक कोई संस्थान राज्य का अपना बने, जिससे निकले हुए लोग दुनिया भर में जाकर अपने प्रदेश में पैसा वापस भी भेज सकें। अगर हम रोज़ की सहूलियतें बढ़ा के रोज़ के लुभावने कार्यक्रमों में पूरा पैसा खर्च कर देंगे, जिसको कोई तोहफा, रेवड़ी, फ्रीबीज जो भी कहना है कहें, जन कल्याणकारी कहें, इस बारे में सोचिए, इस बारे में पूछिए लोगों से। आपके पास नेता आएंगे, पूछिए उनसे। इश्तहार आपको कोई जवाब नहीं देते। इश्तहार तो भुगतान करके छपवाई हुई तारीफ है, वो कोई जवाब नहीं देते। आपको जवाब मांगना पड़ेगा लोगों से। पैसा आपका है, भविष्य आपका है, प्रदेश आपका है, देश आपका है। आने वाला भविष्य जो है, वक्त आने वाले 10, 20, 25, 50 साल आपके बच्चों के हैं, इसलिए आपको फिक्र करना चाहिए। मेरी समझ अर्थव्यवस्था की सीमित है, लेकिन जो समझ है मैं उसको आपके साथ बांट रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसके लिंक शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी नसीहत, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर नहीं छोड़ता इनको, वो पहुंच ही जाता है आगे पीछे। और कैंसर से केवल मरीज नहीं मरते, पूरा परिवार मर जाता है। फिर मिलते हैं।